नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज जो मैं आपको हिंदी का टॉपिक समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है साथियों वर्ण विचार। अगर साथियों मुझे पता रहेगा भाई वर्ण क्या होता है, तभी मैं उस पर विचार कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको जो परिभाषा समझाऊंगा वो वर्ण की परिभाषा। भाई वर्ण क्या होता है? कहता है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो वर्ण कहलाते हैं। अब क्लियर हो गया वर्ण। अब वर्ण समझ आ गया है तो अब हम उस पर क्या करने वाले दोस्तों, उस पर विचार करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस टॉपिक को जो समझेंगे वो चित्र का प्रयोग करके ही समझ सकते हैं। क्लियर साथियों? ये क्या दे रखा है दोस्तों? एक गमला दे रखा है, एक जहाज दे रखा है और एक टमाटर दे रखा है जो हमारे घरों में डेली प्रयोग होता है। ठीक है, अब समझते हैं जो लिखा है साथियों। कहता कि ऊपर चित्र में तीन चीजें हैं। बात सही दोस्तों? ऊपर जो मैंने आपको तीन चीजें ही दिखाई, क्या दिखाया? पहले गमला दिखाया, जहाज दिखाया, फिर आपको क्या दिखाया? ट से टमाटर दिखाया। ठीक है, कहता है कि इन शब्दों के हम छोटे छोटे खंड भी कर सकते हैं। मतलब कि जो ये शब्द है दोस्तों, जो टमाटर शब्द है, गमला शब्द है, इनके हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़े भी करते हैं। अब ये टुकड़े कैसे करते हैं दोस्तों? जैसे ये गमला है दोस्तों, याद रखना मैंने आपको पहले ही बता रखा है दोस्तों कि जो भी हमारे व्यंजन होते हैं, जो भी व्यंजन होते हैं उसके अंदर अ जुड़े रहते हैं। जब अ जुड़ जाता है तो वो व्यंजन क्या हो जाता है दोस्तों? पूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे ये गमला है तो ये आधा ग है साथियों। जब इसमें अ जुड़ जाता है तो ये ग पूरा बन जाता है। तभी तो कहा जाता है दोस्तों कि व्यंजन के अंदर अ जुड़ने से व्यंजन पूर्ण हो जाते हैं। क्लियर? भाई आधा ग के अंदर क्या छुपा है दोस्तों? अ छुपा है। तो ये आधा ग और ये अ जुड़ करके क्या बन गया? पूरा ग बन गया। और ये आधा ग और फिर अ मिल करके पूरा म, फिर ये ल, आधा ल और आ मिलके पूरा ला बन गया। तो मिलके क्या बन गया दोस्तों? गमला। उसी प्रकार टमाटर। दोस्तों यहाँ पे ना अ नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ प्लस में कर दिया। जैसे ज जमा अ जमा आधा ह जमा आ जमा आधा ज जमा अ। तो ये क्या बन गया दोस्तों? जहाज। अगर ये आपको ये नहीं समझ आ रहा सफाई से तो मैंने यहाँ पे एक बार पेन से भी लिख दिया था दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये सारी चीजें कहता है कि जो शब्द हैं उनके हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। ये शब्द है तो गमला शब्द है, जहाज भी शब्द है और टमाटर भी शब्द है। भाई शब्द है दोस्तों, उन शब्दों के अंदर हमेशा याद रखना हर व्यंजन के अंदर क्या छुपा रहता है? अ छुपा रहता है। तभी तो मैंने कहा दोस्तों व्यंजन के अंदर अ जुड़ जाने से वो व्यंजन पूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे देखो ये व्यंजन है, इसके अंदर अ छुप गया तो ये पूर्ण व्यंजन हो गया, मतलब कि ग पूरा बन गया। क्लियर साथियों? अब याद रखना यहां लिखा है कि भाई टमाटर। भाई टमाटर शब्द के इससे और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। भाई जैसे ट फिर अ जुड़ा, फिर म आधा म, फिर आ जुड़ा, फिर ट मतलब कि आधा ट है दोस्तों, उसमें अ जुड़ा, आधा र में अ जुड़ गया, तो ये सब मिलकर के क्या बन गया? टमाटर। तो भाई इससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। क्लियर साथियों? ठीक है, इस शब्द के उच्चारण में जो ध्वनियां निकल रही हैं इनके इससे अधिक और खंड नहीं किए जा सकते। क्लियर साथियों? जिस ध्वनि का खंड नहीं किया जा सकता उसे व्याकरण में वर्ण कहते हैं। एक बार फिर बताना चाहता हूं साथियों, कहता है कि जिस ध्वनि का खंड नहीं किया जा सकता उसको व्याकरण में वर्ण कहते हैं। अब यहाँ एक परिभाषा समझ लेते हैं जो मैंने सबसे पहले लेसन के आरंभ होने पर ही आपको समझाया था। कहा था दोस्तों कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं या कहा जाता है। क्लियर साथियों? अब इसके आगे क्या लिखा है कि भाई हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि अ, आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, क, ख, ग आदि है। हिंदी में इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ठीक है साथियों? कहता अर्थात सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाई आपकी परिभाषा एक ये भी बन गई और एक ये भी बन गई। भाई सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है साथियों? अब भाई हमने तो समझ लिया कि वर्ण क्या होता है। क्या समझा अभी हमने? वर्ण क्या होता है। अब समझेंगे साथियों हम क्या, कि भाई वर्णमाला क्या होता है। कहता है कि वर्णों के समुच्चय, मतलब कि वर्णों के
समुच्चय या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाई जो जो भी हमारे वर्ण हैं उनको इकट्ठा कर दें, उनके जो पूरे समुदाय को ही हम क्या कह सकते हैं साथियों, वर्णमाला कहते हैं। कहता है कि वर्णमाला वर्णों की वह माला है जिन्हें क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। भाई वर्णमाला है, भाई माला जो है वही वर्णों की जो माला है वो वर्णमाला है, और वर्णों को जिन्हें हम क्या रखते हैं दोस्तों, हमेशा क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है। भाई हिंदी की जो वर्णमाला है दोस्तों वो कैसी है। भाई पहला कहता है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। ये जो हमारे पास क्या है दोस्तों 11 स्वर हैं, और ये जो अंग अ है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। और ये इनकी संख्या कितनी दोस्तों, 2 होती है। पेपर में अगर पूछ लेगा दोस्तों कि भाई अयोग वाह कितने होते हैं हमारे, तो आपको पता होना चाहिए 2 होते हैं, और स्वर कितने होते हैं साथियों, 11 होते हैं। क्लियर। अब तीसरा टॉपिक है दोस्तों ये व्यंजन। भाई क से लेके ह तक ये हमारे कुल जो व्यंजन है वो उनकी संख्या कितनी साथियों, 33 संख्या है। कितनी संख्या साथियों, 33 संख्या है। अब आगे चलते हैं। कह रहा उच्चारण प्रक्रिया की दृष्टि से वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है साथियों, अभी ऊपर आपने देखा ये सभी जो चीजें हैं ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है, चाहे उसमें स्वर हो, अयोगवा हो, चाहे हमारे व्यंजन हो, ये सब क्या है दोस्तों, वर्णमाला है। लेकिन याद रखना साथियों, कहता है कि उच्चारण की प्रक्रिया की दृष्टि से हमने जो वर्णों को 2 भागों में बांटा है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। ठीक है साथियों, ठीक है, ओके। स्वर पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों स्वर क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे व्यंजन। स्वर क्या होता है। कहता है कि भैया स्वर शब्द का अर्थ होता है ध्वनि, मतलब कि स्वर मतलब कि आवाज, ध्वनि। ठीक है साथियों, जिसके उच्चारण से मुख से ध्वनि बिना किसी रुकावट से निकलती है वे स्वर होते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसके उच्चारण से मुख से ध्वनि जो है बिना किसी रुकावट से निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। क्लियर साथियों। आगे कहता है अर्थात जिनके उच्चारण से हम अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, मतलब कि कहते हैं जिसके या जिनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर दोस्तों वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। तभी लिखा है कि जिनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। हर स्वर अपने आप में स्वतंत्र है साथियों। तभी यहाँ कहा है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी साथियों, 11 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों जो 11 है उसका नाम अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। क्लियर साथियों, ये हमारे पास हिंदी के क्या है, कुल कितने हैं, 11 स्वरों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम समझेंगे कि भाई स्वरों के भेद। स्वरों के भेद का अर्थ होता है दोस्तों कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों याद रखना, स्वरों को हमने उच्चारण की दृष्टि से लगने वाले समय को हमने 3 भागों में बांटा है स्वरों को। और स्वरों के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। क्या, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है साथियों, जैसे ही गमले हैं। ठीक है, तो गमला ध्यान से अगर हमें याद हो गया तो हम बाकी चीज आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों ये एक स्वर का गमला है, ठीक है, जिसमें से 3 टहनियां निकले दोस्तों। भाई ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। याद रखना साथियों, ह्रस्व स्वर में अ, छोटी ई, ऊ और री आ रहे हैं। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। और प्लुत में जैसे किसी का उच्चारण हम 3 टाइम में करते हैं दोस्तों, जैसे ओम, ये जो हमारी ये 3 टाइम मतलब लंबी आवाज खींचती है। तो दोस्तों समझ आ गया होगा कि भाई स्वर क्या है दोस्तों, कि स्वर के हमारे 3 जो है भेद हैं, वो क्या है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी से समझेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, अब नीचे दे रखा है साथियों क्या, हमारा ह्रस्व स्वर। क्या दे रखा है दोस्तों, ह्रस्व स्वर दे रखा है। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। भाई जिन स्वरों के उच्चारण में हम कम से कम समय लेते हैं या कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और याद रखना,
ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन से भाई? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये जो हमारे जो 4 हैं ये ह्रस्व स्वर है। क्लियर साथियों? अब उसके बाद हम समझते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है साथियों? दीर्घ स्वर में कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, जो हमने अ बोला तो हम उसमें दुगना समय लेते हैं तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे साथियों ऊपर हमने बोला अ, अब दीर्घ में आ। अब आप बोल के खुद देखिए, अ में आप थोड़ी सी ध्वनि निकालते हैं, थोड़ा सा मुंह खोलते हैं, लेकिन आ में आप बड़ा मुंह खोलते हैं, तो इसे बोला ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। बात सही? अ आ तो 2 गुना समय लग गया साथियों, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? अब समझते हैं अपना तीसरा। तीसरा कहता है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना, ऊपर वाले में दीर्घ में 2 गुना और प्लुत में 3 गुना लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्लियर साथियों? कहता है कि स्वर जो है हमारा, जो स्वर है, स्वर वर्णमाला में कोई भी प्लुत स्वर नहीं है। भाई कोई भी दोस्तों हमारी जो वर्णमाला है, स्वर की वर्णमाला, उसमें कोई प्लुत स्वर नहीं है। इनका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, उनको 3 अंक से प्रकट किया जाता है। जैसे बोलते हैं राम, ओम, हे। तो दोस्तों ये जो ये है ना, जैसे हम सबसे सबसे ज्यादा प्रचलित है ओम, जैसा बोलते हैं ओम, तो ये हमारा क्या है? प्लुत स्वर। जिसको जो दोस्तों जो हमारा ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है? अब चलो हम ध्यान दे देते हैं दोस्तों। भाई स्वर स्वर जो होते हैं तो हमारे स्वर, उनकी मात्रा है, उसका प्रयोग। जैसे आ में दोस्तों ये हमारा आ का डंडा है, तो जैसे ताला हो गया। अब छोटी छोटी ई की मात्रा दोस्तों यहां से है, जैसे चिड़िया। चिड़िया है ना दोस्तों, तो चिड़िया में हमने क्या डाल दिया? छोटी ई की मात्रा लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया? चिड़िया। ठीक है? और बड़ी बड़ी में जैसे दोस्तों सीटी। ठीक है? तो ये हमारा बड़ी की मात्रा इधर से होती है, तो यहां से बन गया सीटी। किसी को मारना मत दोस्तों, नहीं तो आपकी पिटाई हो जाएगी। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे दोस्तों ऊ लिखा है यार, ऊ ऐसे है तो भैया मेरा ऊ इधर की मात्रा है। ठीक है? तभी लिखा चुईया, है ना दोस्तों, जो हमारे घरों में अक्सर बहुत सारा नुकसान करती रहती है। क्लियर साथियों? और यहाँ पे देखा ऊ, यहाँ पे ऐसे लटका तो समझ जाओ उधर की मात्रा है। ठीक है? जैसे फूल, किसी को देना नहीं साथियों। ठीक है? फूल। ठीक है? ए, जैसे सेब। दोस्तों ये जो है ना, ये तो इसकी एक मात्रा है, तो एक इसकी मात्रा ये है ए। ठीक है? आय में जहां ये है एक मात्रा होती है, वहां पे 2 मात्रा हो जाएगी। जैसे पैर, ये साथियों यहाँ देखो ये मात्रा है इसकी, यहाँ पे 2 डंडी है ना, तो ये ए की मात्रा है। ओ, जैसे लोटा, है ना दोस्तों, लोटा पे कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है। और ओ की मात्रा कैसे होती है दोस्तों? ऐसे होती है। ठीक है? और लोटा याद है दोस्तों, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेतों में जाते हैं लोटा लेके। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों ओ पे, जैसे ओ पे एक मात्रा थी तो ओ पे 2 मात्रा है। जैसे यहाँ पे नौका, है ना दोस्तों, कहता है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर साथियों? ओके, आगे चलते, ये वही नौका है साथियों, ध्यान देना। ठीक है? कहता है कि ऊपर तालिका से ज्ञात होता है कि व्यंजनों के साथ मिलकर स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। भाई व्यंजनों के साथ अगर स्वर को मिला दिया जाए तो पूरा स्वरूप बदल जाता है भाई, है ना भाई? अब भाई नौका है तो इसमें भाई क्या जुड़ा है? व्यंजन के साथ क्या जुड़ा है दोस्तों? हमारा स्वर जुड़ा है, जैसे ओ, है ना? आगे चलते हैं। कहते हैं स्वरों के उक्त बदलते हुए चिन्हों की मात्रा कहलाते हैं। कहता है कि स्वरों के उक्त बदले हुए चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं, अर्थात व्यंजनों के साथ जुड़े हुए स्वर। व्यंजनों के, ये जो व्यंजन है दोस्तों न, ये क्या हमारे व्यंजन है, और व्यंजन के साथ कह रहा है कि व्यंजन के साथ जुड़े हुए स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे इस न के आगे, न के साथ दोस्तों औ की मात्रा छुप गई तो औ जुड़ गया, तो स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है साथियों? जिसमें यहां दोस्तों कहता है कि जिसमें अ की कोई मात्रा नहीं दिखाई देती, लेकिन व्यंजन के अंदर अ जुड़ने से व्यंजन पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समझा, जिसका नाम है दोस्तों क्या? वर्ण विचार। और आपने वर्ण विचार के बाद समझा वर्णमाला, और वर्णमाला के बाद साथियों आपने समझा कि भाई वर्णों को भाई अलग अलग भागों में बांटा गया, एक स्वर और एक व्यंजन।
भाई फिर हमने क्या पढ़ा साथियों, व्यंजन पढ़ा। भाई व्यंजन को हमने जो 3 भागों में बांटा है वो कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा जो भी आज की इस क्लास में पढ़ा वो क्लास में याद हो गया होगा। तो दोस्तों अगली क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम समझेंगे दोस्तों हमारे व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजनों के भेद कौन से होते हैं एक बढ़िया चित्र के आधार पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा जो भी आपने समझा वो क्लास में याद हो चुका है। नमस्कार दोस्तों।